हेलो दोस्तों, कैसे हैं। पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं राजेश अग्रवाल और नेक्स्ट सेशन है प्रश्नास्त्र का। प्रश्नास्त्र के नए प्रैक्टिस सेट पे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है, निम्न में से कौन स्थायी परिसंपत्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट असेट या फिक्स्ड असेट? स्थायी परिसंपत्ति नहीं है, फिक्स्ड असेट कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है साख, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ऑप्शन बी है छोटे औजार, स्मॉल एपरेचर्स इंस्ट्रूमेंट्स। सी वाहन, व्हीकल। और डी पत्ता धरती या लीज। इसमें से आपको बताना है कौन स्थायी परिसंपत्ति नहीं है या फिक्स्ड असेट कौन सी नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। साख जो होती है, गुडविल होती है, ये किसी भी कंपनी के लिए असेट होती है, इंटेंजिबल असेट होती है, अमूर्त परिसंपत्ति होती है ना। वाहन जो होता है उसमें काफ़ी पैसा लगता है, कई लाखों का वाहन आता है, तो वो भी स्थायी परिसंपत्ति होती है। कहीं पे लीज पे आपने ज़मीन ली, 50 साल 100 साल की लीज पे ज़मीन ली, वो भी आपकी स्थायी संपत्ति होती है। छोटे औजार जो होते हैं, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स या एपरेचर्स जो होते हैं, वो आपकी स्थायी परिसंपत्ति में नहीं होते हैं। तो आंसर है छोटे औजार। ठीक है, सरल क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा या लंबी अवधि तक चलेगा। वह लेखांकन जो अकाउंटिंग की वह कंसेप्ट विच टेल्स द ट्रेड विल सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ट्रेड विल एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ऑप्शन ए है सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। सुनाम मतलब गुडविल, है ना। गुडविल जो एंटरप्राइज है वो कंसेप्ट गुडविल एंटरप्राइज कंसेप्ट। दूसरा है पृथक संस्था अवधारणा, सेपरेट इंस्टीट्यूट हाइपोथेसिस। तीसरा है लागत अवधारणा, दैट इज कॉस्ट हाइपोथेसिस। और चौथा है मुद्रा मापन अवधारणा या मनी मेजरमेंट अवधारणा। ठीक है, सरल क्वेश्चन है। हिंदी बहुत टफ है दोस्तों, इंग्लिश में आप जरूर पढ़िए, इंग्लिश पोर्शन जरूर देखिएगा एग्जाम में, आपको हर एक क्वेश्चन बहुत सरल लगेगा, ये मेरा दावा है। और वहाँ से इंग्लिश भी इंप्रूव होगी आपकी, है ना। इंग्लिश में अभी से पढ़ेंगे तो इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। तो वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि तक चलेगा। हमें विश्वास है कि वो व्यापार रातों रात भाग नहीं जाएगा चिटफंड कंपनियों के जैसे, है ना, या नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे भाग नहीं जाएगा। जैसे टाटा पे मैं बोलूँ तो टाटा पे आपको एक अजीब सा विश्वास है ना। तो ये जो है सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा कहलाती है, गुडविल एंटरप्राइज अवधारणा, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। ठीक है, सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन चालू देनदारियों का गठन नहीं करता है? विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज का गठन कौन नहीं करता है? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों तो लेक्चर नंबर 54 पे जाएं और लेक्चर नंबर 54 पे जाके थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, है ना। करंट जो लाइबिलिटीज हैं वो कौन सी नहीं है इसमें? तो व्यापार के लेनदान, जो आपने कहीं से कच्चा माल या दूसरी चीज़ें खरीदे हैं तो व्यापारिक लेनदार हैं आपके, ट्रेड लाइबिलिटीज़ हैं, वो आपकी देनदारी है चालू। बकाया व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि लोगों से काम करा लिया है लेकिन उनकी वेतन या श्रम उनका वेजेस देना बाकी है आपको। और प्रस्तावित लाभांश, डिविडेंड, अगर शेयर के भाव चढ़े हैं तो उसमें आपको अपने शेयर धारकों का डिविडेंड देना भी बाकी है। तो ये सारी देनदारियाँ हैं कंपनी की। सिर्फ कंपनी के देनदार जो हैं, डेप्टर्स हैं, जो आप कंपनी का माल खरीद चुके हैं और वो माल का उन्होंने पैसा नहीं चुकाया, वो आपके डेप्टर्स हैं। तो आपके डेप्टर्स जो हैं वो आपकी चालू देनदारियां नहीं हैं। ठीक है, तो आसान है। और अगर आपको समझ में नहीं आती टर्मिनोलॉजी हिंदी इंग्लिश तो लेक्चर नंबर 54 पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जाइएगा यूट्यूब चैनल में अपने, और वहाँ से पूरी थ्योरी क्लियर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलन पत्र या बैलेंस शीट लेखांकन समीकरण डैश पर आधारित है? तुलन पत्र या बैलेंस शीट लेखांकन समीकरण या अकाउंटिंग इक्वेशन डैश पर बेस्ड है? पहला, परिसंपत्ति दैट इज असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। परिसंपत्ति बराबर देनदारी प्लस पूंजी। परिसंपत्ति मतलब लाइबिलिटीज, असेट प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल। असेट प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। बताइए कौन सा इक्वेशन सरल है? बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है जो आप जिसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है कैपिटल इज इक्वल्स टू
कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस, तो कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट, देनदारी इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो परिसंपत्ति माइनस देनदारी बराबर पूंजी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, और इसके लिए यदि आपको दिक्कत जा रही है तो रेफरेंस ले सकते हैं लेक्चर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय लेखांकन इससे सरोकार रखता है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसर्न विथ, पहला लेन देन का अभिलेखन, है ना, लेना और देने का दोनों का डॉक्यूमेंटेशन, लेने और देने का डॉक्यूमेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड समरी। तीसरा है केवल वित्तीय विवरणों की तैयारी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना केवल, और चौथा है वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और बही खाता मतलब बुक कीपिंग। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको इसमें से चूज करना है कि वित्तीय लेखांकन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का किससे कंसर्न है। तो केवल वाला ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, केवल वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तैयारी नहीं, और अकेला लेन देन का डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं। अब इन दोनों में से बेस्ट चूज करना है, लेन देन का अभिलेखन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, उनका क्लासिफिकेशन, और सिर्फ सारांश निकालने से काम नहीं चलेगा। वित्तीय विवरणों की तैयारी, वित्तीय विवरणों में क्या क्या बनाना पड़ेगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा, सारी चीजें बनानी पड़ेंगी और बुक कीपिंग करनी पड़ेगी पूरी। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारे के सारे तीनों प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। तो आंसर शुड बी डी। ठीक है, इसके लिए आप चाहें तो इसकी थ्योरी के लिए लेक्चर नंबर 57 से आप रेफरेंस ले सकते हैं। डेफिनेशन पार्ट में शुरू में ही, लेक्चर नंबर 57 के शुरू में ही इसका डेफिनेशन पार्ट पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास डैश पर लगाया जाता है। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज इम्पोज्ड ऑन। पहला है ऑप्शन इक्विटी, समता, इक्विटी या शेयर्स भी बोल सकते हैं इनको। दूसरा है देनदारियां, ये लाइबिलिटीज। तीसरा है स्थायी परिसंपत्तियां या फिक्स्ड असेट्स, और चौथा है वर्तमान परिसंपत्तियां या करंट असेट्स। मूल्यह्रास किस पे लगता है? आपको मालूम है डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है बड़ी बड़ी मशीनों पे, वाहनों पे, है ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब वाहन आप खरीद के लाते हैं शोरूम से, तो शोरूम में 1 साल बाद वाहन आपका 10 लाख मूल्य का होता है, तो उसमें टूट फूट और पुरानापना आने के कारण जो मूल्य में कमी आती है उसको बोलते हैं मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगेगा? फिक्स्ड असेट पे लगेगा। जो आपका वाहन है, बिल्डिंग है, ये सारी चीजों पे, मशीनरी है बड़ी बड़ी, है ना, उन मशीनरी पे बड़ी बड़ी 50-50 लाख की मशीनरी पे क्या लग जाता है? डेप्रिसिएशन काउंट होता है। तो स्थायी परिसंपत्तियां। ठीक है दोस्तों, यदि आपको लेक्चर्स का पूरा डिटेल चाहिए हो तो पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके आप पूरे लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, और उसका पीडीएफ लेना हो तो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस लिंक पे नीचे मोबाइल नंबर दिया रहता है, उस पे आप मैसेज करके और जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नॉमिनल चार्जेस पे। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स? तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट फ्री। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया हुआ प्रश्न है लास्ट ईयर के पेपर्स में। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा जिसे बोला या लिखा जा सकता है। ठीक है, द ओरल और रिटर्न पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी राइट या विच कैन बी रिटर्न। ओरल भी है, बोला भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। ठीक है, ब्रांड का वो हिस्सा। तो ब्रांड नेम, ब्रांड का निशान, ब्रांड का लोगो या पेटेंट। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप लेक्चर नंबर 49 पे जाइए और इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि क्या होगा। मैंने वहां क्लियर कट जो है लोगो और ब्रांड निशान वगैरह में अंतर बताया है। ठीक है, ब्रांड नेम क्या है? सपोज ब्रांड नेम है टोयोटा। ब्रांड का नाम क्या है? टोयोटा। नाम को सिर्फ आप बोल सकते हो, बोल सकते हो, तो ब्रांड नाम नहीं आएगा, ब्रांड नेम को, है ना। फिर ब्रांड का निशान, ब्रांड का निशान टोयोटा का क्या है जी? इस तरीके का कुछ निशान है क्या? ये। ठीक है, तो ये हो गया लोगो। ये वाला पार्ट हो जाता है लोगो। लोगो ये हो गया ना, ये लोगो हो गया लगभग, अगर मैं सही बना रहा हूं तो। और ब्रांड का निशान क्या है? टोयोटा। इस तरीके से लिखा जाता है, कहीं ऐसे तो नहीं लिखा जाता
टोयोटा तो ऐसे तो नहीं लिखा जाता है कहीं, है ना, या ऐसे लिखा जाता हो टोयोटा, ऐसे कुछ तो नहीं, हमेशा टोयोटा ऐसा लिखा रहेगा। तो ब्रांड का मौखिक हिस्सा जिसे बोला भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है, तो इसको सिर्फ आप लिख पा रहे हो, ठीक है ना। ब्रांड नेम जो है, ब्रांड नेम को आप बोल भी पा रहे हो और लिख भी पा रहे हो। ब्रांड नेम जैसे टोयोटा है तो मैं टोयोटा बोल भी पा रहा हूं और टोयोटा को ऐसे लिख भी पा रहा हूं, ठीक है। और ब्रांड का निशान क्या होता है, इस तरीके से टोयोटा लिख पाना, ये ब्रांड का निशान होता है। और ब्रांड का लोगो क्या होता है, ये लोगो होता है। ब्रांड का निशान और लोगो में आप डिफरेंट ध्यान रखिएगा। दिस इज मोनो, दिस इज मोनो और दिस इज लोगो। मोनो मतलब टोयोटा लिखने का तरीका, टोयोटा मैं बोल भी पा रहा हूं, टोयोटा लिख भी पा रहा हूं, तो वो ब्रांड नेम हो गया। लेकिन यदि टोयोटा में सिर्फ टोयोटा लिख रहा हूं, एक स्पेसिफिक फॉन्ट साइज में लिख रहा हूं, तो ब्रांड का ये मोनो हो गया। और ब्रांड का लोगो क्या होगा, टोयोटा का लोगो इस तरीके से गाड़ियों पे बना होता है, ठीक है। पेटेंट तो बिल्कुल अलग चीज हो जाती है, पेटेंट उस चीज का कॉपीराइट ये सब प्राप्त करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर 49 पे जाके आप इसका डिटेलिंग देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी चेक से रिलेटेड क्वेश्चन है। EOQ का अर्थ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EOQ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म पहला दिया है मैंने, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरा है अर्गोनॉमिक ऑफिस क्वालिटी, तीसरा है एनवायरमेंट ऑप्टिमम क्वांटिटी और चौथा एफिशिएंट ऑप्टिमम क्वांटिटी, ठीक है। तो EOQ बहुत सरल है, इसका अर्थ होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से तात्पर्य है कि आप कच्चा माल या कोई भी चीज का ऑर्डर किस क्वांटिटी में कर रहे हैं ताकि वो आपको इकोनॉमिक पड़े। इसी को बोल सकता हूं मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। कितनी क्वांटिटी में मैं कच्चे माल को ऑर्डर करूं मेरी कंपनी के लिए ताकि वो मुझे इकोनॉमी भी पड़े और खराब भी ना हो, उसका रखरखाव भी मेरे को कम पैसे में हो जाए, उसकी देखरेख के लिए भी मुझे चौकीदार ना रखना पड़े। ये सारी चीजें जो कहलाती हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इतनी ऑप्टिमम क्वांटिटी या अनुकूलतम क्वांटिटी को ऑर्डर करना ताकि वो सस्ते से सस्ता पड़े और उसका रखरखाव सस्ते से सस्ता पड़े, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक समोसा बनाने वाला होटल है, तो होटल जो है वो हो सकता है कि संडे मार्केट से और 3 बोरे आलू लेके आता हूँ, 100 किलो के 3 बोरे आलू लेके आता हूँ, क्योंकि उसके हफ्ते भर के लिए पर्याप्त हो जाता है, तो उसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। और एक साथ लेगा बल्क में तो प्रति किलो के हिसाब से कुछ सस्ता भी पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अपन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए, निम्न में से कौन सा अमूर्त स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल सोर्स? इंटेंजिबल सोर्स अमूर्त स्रोत है। पहला प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, दूसरा मशीनरी, तीसरा है कच्चा माल रॉ मटेरियल और चौथा है पूंजी दैट इज कैपिटल। तो कौन सा इंटेंजिबल है? तो मशीनरी इंटेंजिबल नहीं है, छू सकते हैं देख सकते हैं। कच्चा माल इंटेंजिबल नहीं है, छू सकते हैं देख सकते हैं। पूंजी जो है, पैसा जो है, वो इंटेंजिबल नहीं है। इंटेंजिबल क्या होती है? टेक्नोलॉजी इंटेंजिबल होती है। टेक्नोलॉजी जो होती है वो कैसी होती है? क्या टेक्नोलॉजी यूज हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ है कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजी यूज हुआ है? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है? टेक्नोलॉजी कैसी है? इंटेंजिबल सोर्स। तो प्रौद्योगिकी इज द राइट आंसर। तो टेक्नोलॉजी जो होती है वो अमूर्त स्रोत है, ठीक है दोस्तों। आप और क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बनते हैं वो कमेंट बॉक्स में रखते जाइए और हमारे YouTube चैनल पन्ना कंपटीशन क्लासेस पे जाइए, वहां पे थ्योरी पढ़िए और उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और जो भी कठिन प्रश्न आपको लगते हैं या जिस चीज का आप कोडिंग या ट्रिक बनाने के लिए चाहते हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके शॉर्ट्स लेके या शॉर्ट वीडियोस लेके आपके सामने आऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।